आज हम लोगों के पास है वन शॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स और देखते हैं कि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। आप लोगों के पास एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी एंड बैंकिंग। अभी इतने सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं, बट हम लोग बेस्ट देंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं कितनी जल्दी इस पार्ट को कवर कर लें। जैसे कि हम लोग चलते हैं आगे फटाफट। सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पार्ट आता है बच्चों। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कंट्री की नेशनल इनकम किसे कहते हैं सर? नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन तीन सेक्टर्स में होती है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों की इनकम्स को ऐड करते हैं तो कंट्री की नेशनल इनकम हम लोगों के सामने आ जाती है। सबसे पहले बात करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी के रिगार्डिंग। आप लोग जो कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे हो वो टू सेक्टर इकोनॉमी में कर रहे हो, और टू सेक्टर के अंदर मेरे पास दो सेक्टर है, एक प्रोडक्शन सेक्टर है और एक हाउस होल्ड है। प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन सेक्टर इनपुट लेता है हाउस होल्ड से, ये फैक्टर्स जा रहे हैं, इनपुट जा रहा है, और ये इनपुट को कन्वर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज में और आउटपुट को बेचता है। तो जैसे आउटपुट को बेचता है तो सबसे पहले पैसा जनरेट कहां होता है? प्रोडक्शन सेक्टर के पास होता है। इस पैसे जनरेशन को बोलते हैं इनकम जनरेशन फेज। जब पैसा इनके पास आ गया तो ये लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। ये पैसा जब इनके पास आ गया तो फिर ये फैक्टर इनपुट इनसे लिया था तो फैक्टर पेमेंट्स करते हैं बच्चे, फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले में रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं। अब इनकी इनकम होगी, अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बच्चे एक्सपेंडिचर करेंगे, ये लोग करेंगे एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब इनकम जनरेशन फेज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर, थ्री फेजेस होते हैं बच्चे जिसके बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि आप लोग जो कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे हो इसके अंदर कोई भी सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम। और जब कोई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जो इनकम प्रोडक्शन सेक्टर की हुई है वही इनकम हाउस होल्ड की हुई है, और हाउस होल्ड खर्चा भी उतना ही कर रहा है। मतलब अगर इसकी इनकम 100 है तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी 100 हुआ, यहां पर आया भी 100, इन्होंने खर्च भी बच्चे 100 ही किया। तो यस सर, आपने जस्ट अभी बताया कि देयर आर थ्री फेजेस, दैट इज इनकम जनरेशन फेज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज का मेरे सामने एक और नाम है जिसको मैं बोलता हूं डिस्पोजिशन फेज। अगर आप लोग इस सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपको पता लग गया कि एक बार सर यहां से गया इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। सर इस इनपुट आउटपुट को बोलते हैं रियल फ्लो, क्योंकि इसके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। बट उसके बाद तो ना सर यहां पर इनकम जनरेट हुई, यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई और एक्सपेंडिचर हुआ। जो आउटर सर्कल है सर उसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। तो दो तरह के फ्लो देखे गए सर इस सर्कुलर फ्लो के अंदर, एक रियल फ्लो था मेरे पास और एक मेरे पास सर मनी फ्लो। सर रियल फ्लो किसे कहते हैं? सर रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन किसको दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स, प्रोडक्शन सेक्टर को दे रहे हैं जी फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज गई उसके पास, हां जी, इसने इनपुट को कन्वर्ट किया आउटपुट ने, तो आउटपुट गया, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। फिजिकल फ्लो कहते हैं रियल फ्लो को। नेक्स्ट मेरे पास आता है मनी फ्लो, इसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। इसका मतलब इनकम जनरेट हुई, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक्सपेंडिचर, इनकम जनरेट, इनकम डिस्ट्रीब्यूट और एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जो बाहर वाला सर्कल है सर, वो बाहर वाला सर्कल मेरे पास क्या है? वो बाहर वाला सर्कल मेरे पास है मनी फ्लो। तो पूरे सर्कुलर फ्लो के अंदर दो तरह के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो है और एक मनी फ्लो है। सर आप लोग जो कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त कोई भी क्वांटिटेटिव चीज को जब मेजर किया जाता है तो उसको मेजर या तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है या तो पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है। अगर आप जैसे रेंट के बारे में बात करते हैं, सीओई के बारे में बात करते हैं, आप सेल्स के बारे में बात करते हैं, पीएससी के बारे में बात करते हैं, आपने इस नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा मुझे बताए हैं, इन सारे क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, या तो पॉइंट ऑफ टाइम या तो पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसको हम फ्लो बोलते हैं।
यहां पे ये बात मेंशन भी है दैट इट रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर मेंशन है इट इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। सर यहां पर कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन का मतलब होता है इंटरवल, तो स्टॉक में तो पॉइंट ऑफ टाइम में तो कोई इंटरवल नहीं होगा 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ऐसा नहीं है। यहां पर टाइम डायमेंशंस होंगी। सर ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, अगर एक गोडाउन के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ जितना, तो आपने लॉक लगाया हुआ बाहर से, तो वो स्टॉक उतना ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा अपने आप। तो स्टॉक को स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जबकि फ्लो को डायनामिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो चीज बार बार चेंज होती है सर। तो सर हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, इसलिए स्टार्टिंग से बता देता हूं। जैसे वेल्थ, कैपिटल, ये सब कुछ स्टॉक है जी। अब वेल्थ आपने जितने मर्जी सालों से कमाई हो, बट वेल्थ को जब कभी भी मेजर किया जाता है तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। कैपिटल को भी पर्टिकुलर डेट पे निकाला जाता है। इनकम, नेशनल इनकम, हमारे पास वो फ्लो कॉन्सेप्ट होती है, वो पूरे साल की, एक साल की होती है जी। तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक मेरे पास स्टॉक कॉन्सेप्ट है और एक मेरे पास फ्लो कॉन्सेप्ट है जी। एक मेरे पास स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक मेरे पास फ्लो कॉन्सेप्ट। और इस स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते करते हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें स्टॉक के अंदर आती है, कैसे कैसे आपके पास चीजें फ्लो के अंदर आती हैं। अगर एज ऑन दिस डेट बोल दिया सर यहां डेट मेंशन होगी तो ये मेरे पास स्टॉक है। सर यहां बात कर रहे हैं लॉसेस की, सर बताया नहीं वो कब के लॉसेस, सर ये पूरे साल के लॉसेस हो सकते हैं, सर ये मेरे पास फ्लो आ गया। सर प्रोडक्शन एज ऑन, पर पूरा ईयर दिया हुआ है, सर पूरा ईयर दिया हुआ, दोबारा से सर मेरे पास ये फ्लो है। सर प्रॉफिट, सर पता नहीं सर कौन से साल का है, सर अगर दिया भी तो पूरे ईयर का ही होगा तो फ्लो है सर पॉपुलेशन एज ऑन दिस डेट, सर स्टॉक है। सर नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन दिस डेट, सर स्टॉक है। सर सेविंग का पता नहीं पूरे साल की होगी, सर ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम सर हमारे पास फ्लो होता है। कैपिटल अभी आपने बताया कि मेरे पास स्टॉक है। पूरे दिसंबर में कितने लोग इंप्लॉयड हुए, पूरे दिसंबर में 1 तारीख से लेकर लास्ट तक, सर ये मेरे पास फ्लो है। बैलेंस अभी कितना है अकाउंट में, सर ये मेरे पास स्टॉक है। तो आप लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों के पास स्टॉक है और कौन कौन सी चीजें आप लोगों के पास फ्लो है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि जब आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कंट्री की नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन दो चीजों की होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। बट गुड्स कौन से तरीके के होते हैं, तो गुड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड। एक मेरे पास होता है फाइनल गुड और एक मेरे पास होता है इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन के अंदर अब कुछ करना नहीं है, वो बिकने के लिए रेडी है, वो कंज्यूम करने के लिए रेडी है। तो जो चीज प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर होती है उसी की वैल्यू कंट्री की नेशनल इनकम में एस्टिमेट करी जाती है। जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं, देयर इज स्टिल अभी भी उसके अंदर वैल्यू ऐड होना बाकी है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती। और सबसे बेसिक डेफिनेशन जो इंटरमीडिएट गुड की है, वो गुड जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए या फर्दर रीसेल हो जाए, उन गुड्स को इंटरमीडिएट गुड बोला जाता है। फाइनल गुड्स दो लोग यूज कर सकते हैं, या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल गुड कंज्यूमर यूज कर रहा है तो उसको कंज्यूमर फाइनल गुड बोलते हैं, और अगर फाइनल गुड प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो उसे फिर प्रोड्यूसर फाइनल गुड बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, जिसकी नेशनल इनकम एस्टिमेट होती है, इसका एस्टिमेट नहीं होता। ये मेरे पास डिफरेंस आता है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है फाइनल गुड, दोबारा सेम वैल्यू एडिशन। सॉरी सर इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है, इसके अंदर वैल्यू ऐड होना बाकी है। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर है, ये अंदर है। अगर आपने अपने घर के लिए कोई मिल्क शुगर लिया है, खुद कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूमर के हाथ में जितने भी गुड्स होते हैं वो सारे फाइनल गुड्स हैं। प्रोड्यूसर के हाथ में अगर कोई गुड है और उससे वो कुछ बना रहा है तो वो गुड्स मेरे पास इंटरमीडिएट गुड है। इसलिए आप लोगों के पास दोबारा से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से गुड्स मेरे पास फाइनल गुड है और कौन कौन से इंटरमीडिएट गुड है। मशीन परचेज बाय अ फर्म, फर्म ने मशीन ली है भाई, इससे कुछ बनाना ही होगा, तो मेरे पास कौन सा गुड आ जाता है जी, फाइनल। अगर ये मशीन उसने आगे बेचने के लिए हो तो ये मेरे पास हो जाएगा इंटरमीडिएट। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, आगे बेचेगा, इंटरमीडिएट। क्लोथ परचेज बाय इंडिविजुअल, खुद कंज्यूम कर रहा है, फाइनल। कोल परचेज बाय फैक्ट्री, फैक्ट्री कोल परचेज कर रही है, वैसे खड़ रहा है ना, हिलना मत, हाँ सबको कह रहा हूं। कोल परचेज बाय फैक्ट्री, सर फैक्ट्री परचेज कर रही है तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट बनाएगी सर, इंटरमीडिएट गुड। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बिजनेस, सर बिजनेस में बिजली यूज हो गई सर, दोबारा से सर मेरे पास इंटरमीडिएट खत्म होगी। जो चीज कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए या फर्दर रीसेल हो जाए सर, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। बुक परचेज बाय स्टूडेंट, फाइनल। बुक परचेज बाय बुक सेलर, आगे बेचेगा, इंटरमीडिएट। पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज बाय कंज्यूमर के हाथ में तो जो भी गुड आ जाए सारे गुड मेरे पास फाइनल गुड है जी। तो मेरे पास फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के कुछ ये डिफरेंसेस मेंशन होते हैं। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, एक बार क्वेश्चन सॉल्व जब तक नहीं करोगे, तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जी। नेक्स्ट मेरे पास कंज्यूमर गुड्स अलग तरह के होते हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। जब कभी भी कंज्यूमर इन गुड्स के ऊपर खर्चा करता है उसको पीएफसीई बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कुछ कंज्यूमर गुड सिंगल यूज होते हैं, यूज किया खत्म हो गया।
कुछ सेमी ड्यूरेबल होते हैं, कुछ ड्यूरेबल होते हैं। तो अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड है, बट मेरे कंज्यूमर गुड की नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। थोड़ा सा आगे चलता हूं जी। कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स मेरे पास वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर के लिए, ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर के लिए तो है ही नहीं। बट कुणाल साहब प्रोड्यूसर के लिए जो गुड होता है ना, प्रोड्यूसर के लिए जो फाइनल गुड होता है ना, उसको प्रोड्यूसर फाइनल गुड तो कहते हैं, बट अगर उन गुड की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। मतलब कुछ प्रोड्यूसर गुड सिर्फ प्रोड्यूसर गुड होते हैं, बट कुछ प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड भी हो सकते हैं। इसका एक और मतलब भी है दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो जिन प्रोड्यूसर गुड्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। हां सर, प्रोड्यूसर फाइनल गुड तो है, विच आर ऑफ हाई वैल्यू। ये वाली बात, सालों साल जो चीज यूज हो रही है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, वो तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड है ही, बट अगर उसकी वैल्यू भी ज्यादा है तो वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड कैपिटल गुड भी है। तो ये मेरे पास कैपिटल गुड और प्रोड्यूसर फाइनल गुड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस? डेप्रिसिएशन का मतलब भी होता है कि वैल्यू का कम होना, और कैपिटल लॉस का मतलब भी होता है कि वैल्यू का कम होना। बट डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे पता होता है कि ऐसा होगा, इसके बारे में नहीं पता होता, और जिसके बारे में पता होता है उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जिसके बारे में नहीं पता होता उसके लिए कभी कोई प्रोविजन नहीं बनता। इसलिए ग्रॉस से नेट पे आने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बारे में जब कुछ पता ही नहीं तो उसे कैसे यूज करेंगे, जबकि दोनों का मतलब सेम है, एसेट्स की वैल्यू का कम होना। डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे हैं? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ, इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू। हाँ ठीक है, कम तो हो रही है, बट यहां फॉल बोला समझ आती है बात, लॉस बोला समझ आती है बात। इसके बारे में पता भी नहीं था जी। नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन है। अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस, पता नहीं था जी, अर्थ क्या कहा जाएगा जी। प्रोविजन इसी के लिए बनाया जाए, जिसके बारे में पता होना कि ऐसा हो सकता है, उसी के लिए क्या बनाए जाते हैं जी, प्रोविजन। जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में कभी कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन लगती है, इस कैमरे को यूज कर रहा हूं, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, चल रही है क्लास जी। हाँ, कैपिटल लॉस हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इसका मशीन टूट जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा, तो हाँ, तो प्रोडक्शन पे, प्रोसेस पे इफेक्ट आएगा। नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, प्रोविजंस, नो प्रोविजंस, नॉर्मल वियर एंड टियर, अनएक्सपेक्टेड, मतलब मुझे पता नहीं था हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? सर जीडीपी ना, अगर आप 2026 में हो अभी, तो 2026 में अगर आप लोग जीडीपी को एस्टिमेट कर रहे हो और आज के ही प्राइस पे एस्टिमेट कर रहे हो, जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए प्रोडक्शन और प्राइस दोनों की वैल्यू लेनी होती है, क्वांटिटी और प्राइस। अगर क्वांटिटी भी ही 2026 की है, प्राइस भी 2026 का है, मल्टीप्लाई करोगे तो जो जीडीपी आएगी कुणाल सर वो मेरे पास नॉमिनल जीडीपी होगी। बट अगर 2026 की क्वांटिटी है, प्राइस किसी पुराने साल का है, किसी बेस ईयर का है, तो उस जीडीपी को सर हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस इज नोन एज रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। तो दो तरह की जीडीपी होती है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर कल को मेरी नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो क्या पता वो प्राइस की वजह से बढ़ी हो, क्योंकि करंट ईयर का क्वांटिटी होता है, करंट ईयर का प्राइस होता है। बट अगर मेरी रियल जीडीपी बढ़ती है तो कंफर्म्ड है कि प्राइस तो कांस्टेंट ही लिया होगा, किसी बेस ईयर का ही लिया होगा। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ती है तो कंफर्म्ड है कि क्वांटिटी ही बढ़ी है। तो इसका मतलब जब बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है विच इंक्रीज इन जीडीपी इज बेटर, तो उसको बोलना चाहिए सर रियल जीडीपी इंक्रीज इज बेटर। ऑब्वियसली बात है, अगर नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी की वजह से बढ़े तो अच्छी बात तो वो भी है, बट क्या पता नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से बढ़ रही हो। तो ये मेरे पास डिफरेंस आता है बच्चे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी किसे कहते हैं? व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट द बेस और अ कांस्टेंट ईयर प्राइस, जबकि नॉमिनल जीडीपी होता है करंट ईयर प्राइस। यहां की वैल्यू, यस द वैल्यू ऑफ टीपी टोटल प्रोडक्ट इज लो बिकॉज रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड ऑफ द कंट्री। रियल जीडीपी कभी भी इन्फ्लेशन को मैटर नहीं करती, क्योंकि प्राइस तो आप लोगों ने बेस ईयर के लिए है ना। इन्फ्लेशन पता है किसे बोल, जिस चीज का प्राइस बढ़ जाता है, ये तो मैटर नहीं करता। Nominal GDP, the value of total product is high because nominal GDP, gross GDP without any effect of inflation. It is true indicator of economic growth. It is true indicator of economic growth. It is true indicator of economic growth. ये true indicator नहीं है economic growth का। तो basic formulas क्या है बच्चे कन्वर्जन के? आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रॉस से जाते हैं जब नेट पर तो माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, अगर यहां जाएंगे तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगर बात करें एमपी से एफसी की, एमपी से एफसी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज करना होता है, नहीं तो माइनस एनआईटी से भी काम चल जाएगा। ऊपर जाओगे तो मेरे पास प्लस आईटी माइनस सब्सिडी करना होता है, नहीं तो प्लस एनआईटी से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है डोमेस्टिक से नेशनल। जब कभी भी आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हो जी,
तो प्लस डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस करना होता है NFIA, अगर यहां से जहां जा रहे हो तो माइनस करना पड़ता है NFIA। एंड व्हाट इज NFIA? NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि एस्टिमेट होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड का नाम है इनकम मेथड, और थर्ड का नाम है मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करेंगे तो वो क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी किया, तो एक सेक्टर का आ गया GVAMP एंड सम ऑफ GVAMP इज इक्वल्स टू GDPMP एंड देन वी कन्वर्ट दिस GDPMP इनटू द नेशनल इनकम। नेक्स्ट मेरे पास इनकम मेथड था COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू NDPFC, और इस NDPFC को फिर मैं कन्वर्ट करता हूं नेशनल इनकम के अंदर, तो मेरे पास कंट्री की नेशनल इनकम इनकम मेथड के थ्रू आ जाती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज नोन एज PFCEGFCEGDCF एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको जब ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है GDPMP एंड देन इस GDPMP को मैं नेशनल इनकम के अंदर कन्वर्ट करता हूं। ये मेरे पास 3 मेथड थे कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। गलती कहां कहां होती है वो भी आपको बता देता हूं। सेल्स का मतलब सेल्स होता है चाहे कंट्री के अंदर बेचा हो चाहे कंट्री के बाहर बेचा हो, बट अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है कि जो मैंने ये सेल्स करी है ये कंट्री के अंदर करी है, तो क्वेश्चन के अंदर ढूंढ कहीं और सेल्स भी तो नहीं है जो कंट्री की बाहर करी है, तो हमको दोनों सेल्स को ऐड करना पड़ेगा। आईसी का मतलब होता है वो गुड जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया हो या फिर रीसेल हो गया हो। अगर ऐसा कोई परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या परचेजेस गिवन है तो वो आईसी है। इसको आइडेंटिफाई करने में बच्चों से गलती हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास है COE वाला मेथड। इसके अंदर वेजेस इन कैश आता है, वेजेस इन काइंड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है वो भी इसके अंदर ही आता है जी। लैंड वाले को जो रेंट एंड रॉयल्टी दी जाती है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट में से या तो वो फ्यूचर के लिए सेविंग्स और रिटेन अर्निंग्स रखता है, या तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है, या तो जो और ओनर्स हैं उनको डिविडेंड्स देता है, और अगर कुछ बच जाए तो उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। तो अगर प्रॉफिट जानबूझ के नहीं दिया होता तो आप लोगों ने इन चारों को ऐड करना है तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और नहीं तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन का गिवन हो तो और इजी हो जाएगा, दैट इज COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू NDPFC। अगर मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करता हूं, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड, इट इज PFCEGFC। तो जो GDCF है इसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम आती है। GDCF का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अब इन्वेस्टमेंट क्या पता सिर्फ फिक्स दी हो, दैट इज GDFCF दे दी हो, इसका मतलब सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट दी है। तो इस फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर मैं चेंज इन स्टॉक ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा GDCF, तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स GDCF। ये मेरे पास 3 मेथड्स है कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। ये मेथड्स आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब कभी भी मैं फर्स्ट मेथड से अगर कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहा हूं तो क्या माइंड में लेकर आऊं, उसको कहते हैं प्रिकॉशन। सॉरी, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड मत करना जी। बट हां, सेकंड हैंड गुड को बिकवाने के लिए, खरीदवाने के लिए एक ब्रोकर था बीच में इन्वॉल्व, उसको आपने कमीशन दी है तो उसकी वैल्यू एस्टिमेट होगी जी। अगर आप लोगों ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और खुद कंज्यूम कर लिए तो उसकी वैल्यू एस्टिमेट होगी। अगर आपने सर्विस प्रोड्यूस करी है और खुद कंज्यूम कर दी तो उसकी वैल्यू एस्टिमेट नहीं होगी। प्रिकॉशंस बता रहा हूं। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी ऐड नहीं होती, चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऐड होती है, क्योंकि आप लोग खुद वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं जी। सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, मैंने आपको बताया था, अगर आपने सर्विस प्रोड्यूस करी और खुद कंज्यूम कर लिया तो उसकी वैल्यू नहीं आती, बट अगर गुड्स प्रोड्यूस करे और खुद कंज्यूम करा तो उसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। जब कभी भी आप एक ही चीज को 2 बार रिपीट कर लेते हैं उसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। दैट इज व्हाई कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो तभी मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को माइनस करता हूं, तभी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मैं आईसी को माइनस करता हूं। तो लिखा भी वही होना चाहिए, दैट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन। इन प्रोडक्शन मेथड वी टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हम प्रोडक्शन मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही लेते हैं। इफ वी मिस्टेकली टेकन द वैल्यू ऑफ आईसी, अगर हमने आईसी की भी ले ली है तो वो हो जाएगी डबल काउंटिंग। तभी तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को माइनस करता हूं और जीवीएमपी आया था मेरे पास जी। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए मैं टोटल आउटपुट लेता हूं और फाइनल गुड्स ही लेता हूं। मतलब अगर ये फार्मर है, इस फार्मर ने इनपुट लगाया 10 का, आउटपुट इसने बेचा 40 का,
किसने खरीदा 40 का, आगे बेचा 100 का, तो मैं आउटपुट ऑफ फाइनल गुड ले लेता हूं। तो 100 में से अगर मैं इनिशियल इनपुट माइनस कर दूं तो 90 आ जाएगा जी। या दूसरा तरीका, टोटल आउटपुट कितना है कंट्री का, वो है कुणाल सर 140, और अगर टोटल इनपुट कितना लगा था कुणाल सर, वो लगा था 50, तो अगर 140 में से भी 50 माइनस कर दूंगा तब भी 90 आ जाएगा जी। तो दो तरीके होते हैं जी डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। या तो आप एक काम करो, सबका फाइनल आउटपुट लो, उसमें सबका इनपुट माइनस कर दो, या फिर एक काम करो, जब गुड बिका था उसका जो इनिशियल इनपुट था उसमें सिर्फ वो डायरेक्टली माइनस कर दो। तो देयर आर टू मेथड्स टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। द फर्स्ट वन इज टेक द वैल्यू इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट, एंड सेकंड इज टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ओनली। अगर मैं इनकम मेथड से कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहा हूं जिसके अंदर सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम आता है, तो अगर मैं उस मेथड से कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं देखने के लिए। ट्रांसफर इनकम्स नहीं आएंगी, सिर्फ फैक्टर्स इनकम आएंगी, आपको पता है जी। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज नहीं आएगी, सेकंड हैंड गुड को बेचने के बाद जो इनकम हुई है वो इनकम नहीं आएगी। कभी भी आप लोगों के पास शेयर बेचा है, डिबेंचर बेचा है, फाइनेंशियल एसेट्स को बेचना खरीदने की इनकम कभी नहीं आती है, बट हां दोबारा से शेयर्स को बेचने और खरीदने के अंदर अगर आपने किसी ब्रोकर को कमीशन दी है तो वो आएगी जी, कमीशन की बात लिखी हुई है जी। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मेरा खुद का घर है, मैं रह रहा हूं, बट उसके बाद मैं रेंट नहीं दे रहा, बट रेंट दे रहा हूं, कहीं और रहता तो देता, या फिर ये घर किसी को देता तो रेंट मिलता ना, उसको कहते हैं इंप्यूटेड रेंट, तो वो भी इंक्लूड होता है जी हमारे पास। नेक्स्ट मेरे पास प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ वही पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ एंड नेट एक्सपोर्ट्स। जब आप इन तीनों मेथड के बारे में बात करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस आती है। प्रिकॉशंस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेंडिचर तो लूंगा, कंट्री के जितने खर्चे हुए हैं वो तो लूंगा, बट अगर एक्सपेंडिचर कोई इंटरमीडिएट गुड पे हुआ है तो नहीं लूंगा। इंप्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंज्यूम, अगर मैंने खुद करा है तो वो नहीं लूंगा जी। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, पेमेंट्स के ऊपर खर्चा हुआ वो भी नहीं लूंगा। सर डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एसेट्स, अगर शेयर को परचेस करने में खर्चा करा है नहीं लूंगा। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड, अगर सेकंड हैंड गुड को खरीदने में खर्चा किया तो वो भी इंक्लूड नहीं करूंगा। तो ये मेरे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स के स्टूडेंट्स। ये नेशनल इनकम का मेन पार्ट। नेशनल इनकम होती क्या है सर? नेशनल इनकम टोटल इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। और नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ती है। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट्स डोमेस्टिक इनकम। कितनी इजी लैंग्वेज में मेंशन है कि भाई ये डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर जो इनकम होती है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या सर कुणाल सर? सर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स मूविंग बिटवीन टू अदर कंट्रीज बट जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन, तो सर वो हमारी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जो आंखों से दिखता है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता ही है, जो नहीं दिखता है कहीं और, सर वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो बता रहा था। फिशिंग वेसल्स हो, ऑयल रिजेस हो, इंटरनेशनल वाटर बॉडी पे हो बट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडियन, सर वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सर इंडिया की एम्बेसी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, सर वो भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सर क्या नहीं है फिर? तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मेरी आंखों के सामने मेरे घर के पास दिख तो रही हैं बट तब भी वो मेरी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे कि सर किसी भी कंट्री की फॉरेन एम्बेसी हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स मेरे घर के पास हो, किसी और कंट्री की हो, सॉरी सर वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। मेरे पास लास्ट टॉपिक आता है दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। आपने सर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था दैट रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी, बट अगर कल को कंट्री के अंदर रियल जीडीपी बढ़ती है तो क्या इसका मतलब हमेशा वेलफेयर का बढ़ना है? नहीं। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे केसेस हैं जिस केस के अंदर रियल जीडीपी बढ़ रही है बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा, या फिर वेलफेयर बढ़ रहा है बट रियल जीडीपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास केस आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर न्यूज़पेपर में कभी ये बात मेंशन होती है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या फिर जीडीपी बढ़ रही है, तो उसको देख के खुश मत हो जाया करो, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो सिर्फ उन लोगों की वजह से बढ़ रही है जिनके पास पैसा ऑलरेडी था। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो ये मत सोचना कि हर एक इंडिविजुअल इंसान की इनकम बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक एवरेज होता है और एवरेज सबको लेके चलता तो है, पर जिस इंसान की इनकम कुछ भी नहीं है तो उसके एवरेज में कोई वैल्यू भी नहीं होगी, तो उसको देख के खुश मत हो जाया करो जी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी बनती कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज से, बट कुछ गुड सर्विसेज इतने ज्यादा खराब होते हैं कि हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, बट जीडीपी बढ़ रही है, उससे उसकी प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऐसे कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी अच्छी नहीं है जी। बार्टर एक्सचेंज, अगर प्राइस ही इंक्लूड नहीं हुआ, तो अगर प्राइस ही नहीं आया, वैल्यू नहीं आई, तो वो चीज कभी जीडीपी में नहीं आएगी। हाँ, बट अगर आपने किसी को एक्सचेंज कर रहे हो तो वेलफेयर पे इफेक्ट आएगा। एक्सटर्नलिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज। अगर आप किसी का कुछ अच्छा कर दो, उसका बेनिफिट हुआ है,
तो बेनिफिट का वो आपको कुछ नहीं दे रहा। आप किसी का नुकसान कर दो तो आपको नुकसान में कुछ देना नहीं पड़ रहा। जब कोई लेन देना हो, जब कोई गेन और लॉस का लेन देन ना हो, वो होती है एक्सटर्नलिटीज। एंड देयर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से वेलफेयर बढ़ता है और नेगेटिव से वेलफेयर कम होता है। बट कोई भी एक्सटर्नलिटी कभी भी जीडीपी इंक्लूड नहीं होती। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। ऐसी चीजें बता दो जो जीडीपी में आती हैं बट वेलफेयर में नहीं आती, या फिर वेलफेयर होता है बट जीडीपी में ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। सर ये सारे पॉइंट्स मेरे पास वही हैं। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? सर एक बात मैंने बच्चों को लास्ट क्लास में और अपनी क्लासेस में बताई हुई है, कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि रियल जीडीपी डायरेक्टली निकल जाए। जीडीपी निकलेगी तो नॉमिनल निकलेगी। जो आप तीन मेथड यूज करते हो, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, अगर जीडीपी निकलेगी तो वो नॉमिनली निकलेगी। तो नॉमिनल जीडीपी पहले निकलती है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? रियल जीडीपी हो जाएगी दैट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कुणाल सर जीडीपी डिफ्लेटर। अगर डिफ्लेटर यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास ये भी आ सकता है, क्योंकि रियल और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, वो है प्राइस, और कोई डिफरेंस नहीं है जी। आप लोगों ने एनएफआईए पढ़ा था सर। जब कभी भी मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाता हूं तो सर प्लस करता हूं एनएफआईए सर। बट एनएफआईए मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आ रहा है, या फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो पैसा जा रहा है। वो पैसा है कौन सा? वो पैसा ये तीन चीजें हैं जी। एक मेरे पास है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, एक मेरे पास है नेट इनकम एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एक मेरे पास है रिटेन अर्निंग्स। ये तीन पैसे हैं एनएफआईए के। और जो मैं आपसे हमेशा पूछता हूं कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट वो गुड सर्विस के होते हैं, उससे पैसा आता आता वो अलग होता है, बट ये पैसा आता आता ये अलग है। यही तीन कंपोनेंट मिलके एनएफआईए बनते हैं जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मेरे पास चैप्टर था बच्चे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको सबको पता है कि हम इससे पहले मनी की इन्वेंशन से पहले हम लोग पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम, जहां गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। बट मनी जब से आया, मनी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो मनी का नाम क्या हो गया? जो मनी का काम है वही नाम है जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के मेरे पास दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के अंदर प्राइमरी ही मेंशन करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार फंक्शन सबको पता तो होते हैं, बट कभी ऐसे सफल होके आ जाए और स्पेशली पूछ ले सिर्फ प्राइमरी ही लिखने हैं या फिर सिर्फ सेकेंडरी ही लिखने हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो सबसे प्राइमरी फंक्शन है और है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक चीज को, हर एक गुड को, हर एक सर्विसेज को पैसों से मेजर करना, कॉमन, एक कॉमन यूनिट बन गया पैसा हर एक चीज को मेजर करने का। और सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में पैसों को आज यूज कर सकते हो विद इंटरेस्ट जोड़कर। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ मनी, इट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब आप सब बच्चों को पता है, इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो पैसा लोगों के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, हां लोगों के पास जो पैसा होता है सिर्फ वही मनी सप्लाई होता है। इसका मतलब हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा हो या हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास जो पैसा हो, वो पैसा कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। वो पैसा कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। बैंकिंग सिस्टम, चाहे कमर्शियल बैंक हो चाहे आरबीआई हो, इसके पास जो उनका अपना पैसा होगा वो कभी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक का पैसा होता है सिर्फ वो ही इंक्लूड होता है। सर मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास डिफरेंट मेजर है, जिसमें सबसे पहला मेजर आता है मेरे पास, वो आता है M1। M1 के अंदर आता है कुणाल सर CC प्लस DD प्लस OD। CC का मतलब क्या है सर? करेंसी विद द पब्लिक। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट एंड OD का मतलब है अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। M1 को और क्या बोला जाता है? M1 को बोला जाता है ट्रांजैक्शनल मनी, क्योंकि ये जो पैसा आप बात कर रहे हो CC प्लस DD, जो पैसा बात कर रहे हो जो लोगों के पास होता है, ये लोग पैसा अपने पास ट्रांजैक्शन करने के लिए रखते हैं, इसलिए M1 मेजर का दूसरा नाम होता है मेरे पास ट्रांजैक्शन मनी। इट इज द मोस्ट लिक्विड मनी। सिलेबस में M2, M3, M4 नहीं है, 4 तरह के मेजर हैं, नए मेजर भी आ चुके हैं, बट
क्लास 12 के सिलेबस में अभी तक सिर्फ M1 है, दैट इज C प्लस DD प्लस OD, और मनी के फंक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट मेरे पास आ गया बैंकिंग। बैंकिंग से दो काम करते हैं, मतलब दो तरह के बैंक है मेरे पास, एक मेरे पास है कमर्शियल बैंक और एक मेरे पास सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक उस बैंक को बोला जाता है जो दो काम करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, जो पैसा अपने पास डिपॉजिट रखता है और लोन देता है जी। अ बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कीप्स मनी safely for its customers and you can take money out, save, borrow or exchange money at a bank. There are two types of bank in the country, that is commercial bank and the central bank. Central bank को क्या बोलते हैं जी? RBI. नेक्स्ट मेरे पास आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या काम करता है कुणाल सर? कुणाल सर कमर्शियल बैंक ना लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट रखता है और उन्हीं पैसों में से कुणाल सर लोगों को लोन देता है। लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट रखता है और उसी पैसों में से लोन देता है। सर कमर्शियल बैंक चाहता क्या दिल से? वो चाहता है कि उसके पास भर भर का डिपॉजिट्स आए। कमर्शियल बैंक चाहता है कि उसके पास भर भर का डिपॉजिट्स आए और जितने डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व रखेगा, बाकी पैसा लोन देगा। वो लोन का पैसा दोबारा से घूमकर डिपॉजिट्स आएगा, फिर रिजर्व रखेगा, फिर लोन देगा। तो दो काम सर, क्रेडिट क्रिएट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट आया, क्रेडिट क्रिएट, इसको बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। कैसे कमर्शियल बैंक अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है जी? जैसे कि हमारे पास नया डिपॉजिट्स आए थे जी 1000 रुपीज के, और कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने बोला था कि 10% रिजर्व रखने हैं। तो 1000 रुपीज डिपॉजिट आए, इसका 10% रिजर्व रख लिया, 900 लोन दे दिया। लिखना बड़ा जरूरी है कि जिसको लोन दिया है कैश तो नहीं दिया होगा, अकाउंट में दिया होगा। इसका मतलब बैंक के पास नया डिपॉजिट आ गया 900 का। या फिर साथ में लिखना बड़ा जरूरी है कि जिसको लोन दिया होगा उसने खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया तो किसी और की इनकम होगी और उसने अपनी इनकम घर थोड़ी रखी, बैंक में जमा कराई, मतलब बैंक के पास आ गया नया डिपॉजिट। इस 900 को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट और उस 1000 को बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। तो 900 का दोबारा से 10% रिजर्व रखा, दैट इज 90, बाकी लोन दे दिया। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मनी मल्टीप्लायर, कितना पैसा डिपॉजिट कराया होगा बैंक ने, ऐसा बार बार पैसा घुमा घुमा कर कितनी पैसा जमा कराया होगा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR सर, दैट इज 1 अपॉन 10% सर, दैट इज 100 डिवाइड बाय 10 सर, मतलब 10 टाइम्स, 10 गुना, मतलब जितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ था उसका 10 गुना। और ये राउंड तब रुक गया होगा जितना इनिशियल डिपॉजिट था, रिजर्व भी टोटल मिलाकर उतना हो जाए, तब ये रुक गया होगा। इसका मतलब 1000 का 10 गुना कितना हुआ सर? 10,000 के टोटल डिपॉजिट आ जाएंगे। 1000 रुपए बैंक के पास अभी भी रिजर्व पड़े होंगे और बैंक ने 9000 लोन दे दिया होगा। कुणाल सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर सर। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक, टोटल डिपॉजिट जितना क्रिएट हुआ है वो है 50,000 एंड अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट 12,500 है जी। आपको सबको पता है, मैं आपके सामने कहा था डिपॉजिट मल्टीप्लायर का टोटल डिपॉजिट 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ये जो पैसा है वो है मेरे पास 50,000 सर, आ गया 50,000 मेरे पास आ गया सर मल्टीप्लाई करने के बाद सर, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR है सर, और सर इनिशियल डिपॉजिट है मेरे पास 12,500 जी। सर इसको मैं यहां पे ले जाऊंगा सर, 50,000 को 12,500 से डिवाइड कर दूंगा सर, ये मेरे पास 1 अपॉन LRR है सर। आपने LRR निकालना होता है। आपके पास तीन चीजें हैं जी, इनिशियल डिपॉजिट, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसमें से बात करूं तो इन तीनों में से पेपर में कुछ भी मिसिंग आ सकता है और उस चीज को आप लोगों को एस्टिमेट करना है कितना होगा जी। ऐसे आप लोगों के दोबारा से द टोटल डिपॉजिट क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट क्रेडिट हुआ 20,000 का और रिजर्व्स थे 40%, देन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, सेम फॉर्मूला। अब इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया, पिछले इनिशियल डिपॉजिट दिया था जी। नेक्स्ट मेरे पास सेंट्रल बैंक सर, सेंट्रल बैंक को सर एपेक्स बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक के हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, बट उस फंक्शन से पहले एक बार ये आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट पास्ड इन 1934। सर कौन कौन से फंक्शन है कमर्शियल बैंक के? पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी कमर्शियल बैंक, दैट इज इशूइंग अथॉरिटी। हमारी कंट्री के अंदर अथॉरिटी इशू करने की परमिशन सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई हमारी कंट्री की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है भी और नहीं भी। इसलिए जब फुली कंट्रोल हो जाएगा तो शायद से कुछ और नेगेटिव चीज हो सकती है। इसलिए आरबीआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, आरबीआई को ही ये परमिशन दी है, और आरबीआई हमारी कंट्री का क्रेडिट कंट्रोलर भी है, इसलिए आरबीआई को ये परमिशन दी है। आरबीआई हमारी कंट्री में कितना पैसा लोगों के पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए डायरेक्टली अपने पास बैठे कंट्रोल करता है, इसलिए आरबीआई को परमिशन दी है करेंसी को इशू करने के लिए। 1 रुपये नोट और कॉइन्स
वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट इशू करती है जी। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए वो बैंकर है। 3 पॉइंट्स इसके अंदर आता है। एक्ट एज अ ट्रस्टी, एडवाइजर, फाइनेंशियल एजेंट, ट्रस्टी एडवाइजर एजेंट, ट्रस्टी एडवाइजर एजेंट। ये 3 पॉइंट लिखकर जब तक तुम समझा नहीं पाओगे कि ये कैसे एडवाइजर है। हां, गवर्नमेंट जब कभी भी बजट बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो एडवाइस लेती है आरबीआई से। हां जी, गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जहां से पेमेंट लेनी होती है लेता है, जहां पेमेंट्स करनी होती है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो वो आरबीआई करता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम, लेना देने का काम आरबीआई कर रहा है, इसलिए वो उसका एजेंट हो गया, एडवाइस करता है, एडवाइजर। तो ये 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बार बार आता है, और उसमें 3 पॉइंट लिखने, और 3 पॉइंट वो क्यों, उसके रीजन लिखने होने चाहिए जी। बैंकर्स बैंक, जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का बैंक आरबीआई है जी। कमर्शियल बैंक का जितना पैसा होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है, और आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को लोन देता है जी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ऐसा कभी नहीं हो सकता हमारी इंडिया के अंदर की बैंकिंग फंक्शनिंग फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन के अंदर डिपॉजिट करवाने वाले लोग ज्यादा होते हैं और विड्रॉ करने वाले लोग कम होते हैं जी। बट हां, बाई चांस कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए, लोग डर जाएं और सारा पैसा अपने एक दिन में विड्रॉ करने चले जाएं, तब उस केस के अंदर उसकी मदद करता है आरबीआई। आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जी, अपने पास रिजर्व्स रखता कौन है जी, आरबीआई। क्यों रखता है आरबीआई अपने पास रिजर्व? आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में आप लोगों ने मेरे साथ किया हुआ है, आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब कभी भी इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, या मतलब जब कभी भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर रो रहे हो, तब बीच में कौन आता है? तब बीच में सिर्फ एक ही इंसान आता है, वो है जी आरबीआई। तो आरबीआई जब मर्जी चाहे बाय कर ले, जब मर्जी चाहे बेच दे, इसलिए आरबीआई एक्ट एज अ, आरबीआई अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखता है। तो कौन रखता है अपना फॉरेन एक्सचेंज? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, हम लोग अपने बैंक अकाउंट से चेक देते हैं सबको जी, अलग अलग लोगों को, वो सारे चेक जाके क्लियर कहां होते हैं जी? आरबीआई के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आपको पता ही है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, दैट इज नोन एज क्रेडिट कंट्रोलर। ये मेरे पास आरबीआई के फंक्शंस हैं, ये मेरे पास आरबीआई के फंक्शंस हैं। और नेक्स्ट मेरे पास आगे उसके मेजर्स, जो आपने बोला कुणाल सर, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल सर, ये ना हमने एडीएस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। आरबीआई जब कभी भी क्रेडिट कंट्रोल करता है ना, तो उसके बाद 2 तरह के मेजर्स आते हैं। एक आते हैं कुणाल सर क्वांटिटेटिव मेजर्स, और एक आते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं सर बैंक रेट, रिजर्व्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव के अंदर आता है सर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सिचुएशन। ये मेथड्स हैं सर जिसके थ्रू कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, और उसी को क्रेडिट कंट्रोल करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा हो, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो, आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा। रेट बढ़ जाएगा तो लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा, लोगों के लिए लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन लेंगे नहीं, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि यहां मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन का मतलब होता है जब कभी भी आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो बैंक आप लोगों को जो लोन देता है, आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, लोन कम देता है। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड इज नोन एज मार्जिन। और अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कॉल करेगा, बोलेगा मार्जिन बढ़ा दो। जब मार्जिन बढ़ जाएगा तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जी। तो ये मेरे पास मेजर्स होते हैं, ये मेरे पास मेजर्स होते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये बात हम लोग एडीएस में भी पढ़ते हैं, और मनी एंड बैंकिंग के अंदर बैंकिंग का जब फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, तो उस फंक्शंस के अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है मेरे पास, वो भी मेरे पास यही आता है, दैट इज कंट्रोलर क्रेडिट। तो इसका मतलब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ये टॉपिक किस चैप्टर के ज्यादा अच्छी तरह करना है। बाकी आप दोनों चैप्टर के अंदर कर सकते हैं जी। थैंक यू। सो नेक्स्ट मेरे पास चैप्टर दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और हर एक कंट्री को डिजायर होती है बच्चे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की। हर एक कंट्री को डिजायर है बच्चे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, किस चीज की वैल्यू कुणाल सर? इक्विलिब्रियम आउटपुट की। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पाने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम आउटपुट चाहिए, और आउटपुट को पाने के लिए इनपुट चाहिए। और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, दैट हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी इंप्लॉयड। मैं कितने रिसोर्स लगाऊं जिससे मेरे पास आउटपुट ना आए, इक्विलिब्रियम आउटपुट आए। और एक बार इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाए, उसी की वैल्यू को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। तो गेम शुरू हुई, कितने इनपुट, कितने इनपुट। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनपुट एक काम करो, मतलब रिसोर्सेज एक काम करो सारे लगा दो। जब सारे रिसोर्स लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब सारे रिसोर्स लगाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आज के टाइम पे जरूरी नहीं है कि सारे रिसोर्स लगाए जाएं, क्या पता
अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी काम हो जाए फुल से कम, या फिर जितने हैं वो भी यूज हो जाएं और भी चाहिए हो, ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो यहां से चैप्टर शुरू होता है जी कि आपको कितना इनपुट लगाना है, सारे लगाने हैं, कम लगाने हैं, या जितने हैं उसको भी ओवर यूटिलाइज करना है। बट याद रखना, चाहे कुछ भी करो कंट्री के अंदर, हमें चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसी को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बोला जाता है। तो मैं फुल लगाऊं, अंडर लगाऊं या ओवर लगाऊं, ये चैप्टर के लास्ट में करते हैं। बट पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है वो पूरे चैप्टर में समझना पड़ता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर 70 to 80% सिर्फ यही है कि समझना पहले, और 30% फिर एंड में आता है कि फुल पे लगा दिया, अंडर पे लगा दिया और ओवर पे लगा दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम से। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? जब कभी भी एडी और एएस इक्वल होते हैं जी। आओ जरा स्टार्ट करें। सबसे पहले टॉपिक हमारा एडी के साथ, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड, सर बच्चों को ये बात तो पता है ना कि कंट्री की जो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट करने जा रहे हो वो 2 सेक्टर में जा रहे हो। तो उसके आंसर गवर्नमेंट नहीं होती और कोई नेट एक्सपोर्ट्स भी नहीं है। बट हाँ, मुझसे कोई रैंडमली पूछ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स सर PFCE अभी करा सर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कुणाल सर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और अभी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड की है। एक्सपेंडिचर सर 4 तरीके के होते हैं, तो वही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हुए सर, PFCE, GFCE, GDCF, सारे इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सर ये रहा सर एग्रीगेट डिमांड। सर ये रहा सर मेरे पास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के बाद मैं दिखाता हूं आप लोगों को सी। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है सर? C+I। सर जी और नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे क्योंकि हम बोल भी नहीं इन 2 सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ एडी होगा C+I। सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड को पढ़ने के लिए पहले सी पढ़ा दो और आई पढ़ा दो। तो सी पढ़ने बैठते हैं तो आप लोगों को पता है सी का मतलब होता है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ये रहा जी, at zero level of income there is always some consumption expenditure. As income increases consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. जब इंसान कुछ कमाता नहीं है तब भी उससे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, ये होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे इंसान कमाता है उससे खर्चे बढ़ते हैं, बट बढ़ते खर्चे कभी बढ़ती इनकम से ज्यादा नहीं होते। इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स बोला जाते हैं। ये रहा जी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये रही मेरे पास जी इनकम। इनकम को अभी एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, वो बाद में बात कर लेंगे जी। और बाकी बात सी हो गया सर। हाँ जी, 2 फीचर्स हैं सर, एक कंजम्पशन, 2 फीचर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, ये बन गया कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट आई मैं हमेशा इस चैप्टर के अंदर ऑटोनॉमस लेता हूं। ऑटोनॉमस का मतलब है चाहे इनकम जितनी मर्जी हो, आई हमेशा सेम रहेगा। आई अगर मेरे पास सेम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस सी के अंदर जो ये सी था, इसके अंदर अगर मैं ये कांस्टेंट वैल्यू आई ऐड कर दूं, तो जब कभी भी किसी भी कर्व के अंदर कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है तो कर्व एकदम उसके पैरेलल आ जाता है। जैसे मैं सी के अंदर आई को ऐड किया तो कर्व एकदम उसके पैरेलल आ गया। ये रहा मेरे पास एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ये था जी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I। मैंने सी भी दिखाया, मैंने आई दिखाया, सी और आई को ऐड किया, एडी निकाल दिया जी। नेक्स्ट मेरे पास आया था जी एएस। सर जो इनकम थी ना, इनकम वाई, सर उसी को एएस बोलते हैं। क्यों कुणाल सर? सर हमारी कंट्री में जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है, टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसको कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं, और जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इसका मतलब वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एएस। सर वाई इज इक्वल्स टू एएस, और एएस होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एडी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एडी होता है C+I, बट एएस होता है C+S। तो सर आप एक काम करो, सी तो हमने पढ़ लिया, अब हमें एस बता दो। एस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एस बता रहा हूं जी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स also increases, but increase in income is more than, always more than increase in savings. यहां पे सर कंजम्पशन था, at zero level of income there is always some consumption. As income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. यहां सर सेविंग है, at zero level of income savings are negative, as income increases savings also increases, but increase in income is more than increase in saving. सर सेविंग्स हो गई, कंजम्पशन तो ऑलरेडी बढ़ाई दिया था, और वाई को ही कुणाल सर एएस बोलते हैं, वाई को ही एएस बोलते हैं सर। सो एएस क्या होता है सर? एएस है C+S।
सो एएस को ही सर 45 डिग्री की लाइन बोलते हैं सर जितनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है सर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सर, एट जीरो 100 सर, ये 100 है कंजम्पशन, जितना बच गया वो सेविंग। तो एएस क्या हो गया सर, एएस हो गया सी प्लस एस, सी प्लस एस। सर इनकम और कंजम्पशन पढ़ा रहे थे, यहां पढ़ा रहा था। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। सर आप देख रहे हो यहां कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है। सर ये सारा पार्ट मेरे पास डिस सेविंग हो गया, नेगेटिव सेविंग। खर्चा ज्यादा है सर, इनकम कम है। सर इस पॉइंट को कुणाल सर ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब जितना इनकम है उतना ही खर्चा है। पर अगर इस पॉइंट की इस तरफ बात करेंगे तो इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, इसको सेविंग्स बोलते हैं। यहां सेविंग्स पॉजिटिव है, यहां सेविंग्स नेगेटिव है। तो कंजम्पशन दिख जाए मुझे अपनी आंखों से, इनकम दिख रही है आंखों से, तो जब इनकम और कंजम्पशन मुझे अपनी आंखों से दिख रही है तो सेविंग तो मैं अपने आप उसमें से एस्टिमेट कर लूंगा कुणाल सर। ये देखो सर, अब फुल फ्लेज अगर आप लोगों ने बोला था ये रहा मेरे पास एडी, जो कि कुणाल सर सी प्लस आई को ऐड करके आया था, ये रहा मेरे पास सी, ये वाई, ये सी के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी आई, तो कर्व एकदम उसके पैरेलल बन गया एडी। देखो कुणाल सर एडी कहां से शुरू हो रहा है देख लो, और वाई को ही बोलते हैं सर एएस, वाई को ही बोलते हैं एस। तो एक काम करो कुणाल सर, सीधा एडी एएस पे आ जाओ। ये रहा जो यहां से शुरू हो रहा था एडी, वाई को ही बोलते हैं एएस। ये रहा कुणाल सर मेरे पास एएस एडी, और अगर मैं यहां लिख दूं कि यही फुल है तो ये हो गया एडी एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस शेड्यूल के अंदर आपको सब कुछ गिवन है, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एडी, कंजम्पशन के बेसिस पे ही सेविंग्स आएंगी। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और जहां ब्रेक इवन पॉइंट आता है वहां पे सेविंग्स जीरो होती हैं। ये रहा आपके पास एएस, ये रहा आपके पास एडी, जहां एएस इज इक्वल्स टू एडी होगा वहीं पर ही एस इज इक्वल्स टू आई भी होगा, क्योंकि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई और एएस का मतलब होता है सी प्लस एस। अगर एडी इज इक्वल्स टू एएस हो गया तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू एस। इसका मतलब आप लोगों के पास कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने के लिए दो अप्रोचेस होती है। एक आपके पास होता है एडीएस अप्रोच और एक आपके पास होता है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। यहां पर अभी आपको सिर्फ एएस और एडी ही दिखा है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडीएस आ गया और पूरे चैप्टर के अंदर हमने निकालना ही एडी इज इक्वल टू एएस है, इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो जब कभी भी आपके पास एडीएस अप्रोच समझाने के लिए आएगी तो आपको ये दो पैराग्राफ लिखने हैं जी। पहले पैराग्राफ का नाम है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज मोर देन एएस एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एएस। तो जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो आप खुद सोचो कि जो इन्वेंट्री पड़ी है वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी। तो whenever AD is more than AS, that means consumer are demanding more than what the producer are willing to supply. Just because of this, inventory level starts falling down. To bring back the inventory to desired level, producer need to produce more. और जितना वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक AD is equals to AS दोबारा ना आ जाए। What happens when AD is less than AS? एग्रीगेट डिमांड कुणाल सर कम है एग्रीगेट सप्लाई से। जब एग्रीगेट डिमांड ही कम है तो जो इन्वेंट्री लेवल है वो starts rising up. To bring back the inventory to the desired level, producer will cut down the production and producer will continue to cut down the production until AD becomes equals to AS. इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इस चैप्टर के अंदर ADS अप्रोच रहा है, और जब कभी भी आपके पास ADS अप्रोच आ गई तो ये दो पैराग्राफ याद रखना, ये डायग्राम याद रखना जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर AD is equals to AS आता है तो बच्चे वहीं पर आप लोगों के पास S is equals to I भी आता है। ये रहा आप लोगों के पास एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग। सेविंग्स तो है और आई आपको पता है मैंने इस चैप्टर में कांस्टेंट लिया है, तो ये वाला पॉइंट हो गया जहां पे एस इज इक्वल्स टू आई हो गया और इसी को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बोलेंगे। और याद रखना जहां पर एडी इज इक्वल्स टू एस आएगा वहीं पर आप लोगों का एस इज इक्वल्स टू आई भी आएगा। ADS अप्रोच में आपने पढ़ा था that what happens when AD is more than AS and what happens when AD is less than AS, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही S is equals to I में भी आप लोग ये पढ़ोगे that what happens when S is more than I and what happens when S is less than I। एक बता देता हूं, if
saving is more than investment, saving is a part of AS and investment is a part of AD. तो if saving is more than investment, that means AS is more than AD. जब यह पता लग गया कि ये AS is more than AD है, यहां पे AS is less than AD है, तो जो तुमने वहां पे ADS में लिखा था इन्वेंट्री लेवल वाली बात सेम यहां लिखनी है, सेम अप्रोच ADS अप्रोच एंड S is equals to I अप्रोच. सर ये मेरे पास चैप्टर का मेन और लास्ट पार्ट आ जाता है सर आप लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड जिसको इन्फ्लेशनरी गैप. कुणाल सर ये देखो सर, ये रहा मेरे पास AS, Y बोल दो या AS बोल दो. ये रहा कुणाल सर मेरे पास AD, ये रहा मेरे पास सर AD. सर ये रहा इक्विलिब्रियम. बाई चांस सर किसी भी रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, देखो सर आपने यहां पे करा भी है, डेल्टा आई कर दिया. अच्छा वाला AD इज इक्वल टू AS आ रहा था E पर, आपने डेल्टा आई देखो CI डेल्टा आई, मतलब आपने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी. अब जब आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो ये AD उछल के ऊपर चला गया. तो जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहले AD इज इक्वल टू AS आ रहा था, वहीं पर अगर AD ज्यादा हो गया तो सर ये सर ये मेरे पास हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, या फिर इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड. सबसे सिंपल तरीका कहते हैं जी, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज एन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. वो भी कहां पर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सर. सो इसको कहते हैं कुणाल सर इन्फ्लेशनरी गैप. और कितना गैप है वो AD1 और AD का डिफरेंस बताता है कितना गैप है जी, इसको इन्फ्लेशनरी गैप का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट है कुणाल सर मेरे पास डिफ्लेशनरी गैप. सर अच्छा भला सर मेरे पास ये AS था, अच्छा भला कुणाल सर मेरे पास ये AD था, सब बढ़िया चल रहा था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम ये रहा. अब बाई चांस आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, आप डेल्टा आई माइनस में लिख दिया, इसका मतलब है कि आप लोगों ने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट कम कर दी. और जब आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो AD वहीं नीचे आ गया, जहां अच्छा वाला इक्विलिब्रियम मारा था उसी लेवल पर अब AD नीचे आ गया. इस गैप को कुणाल सर हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं. तो इन्फ्लेशनरी गैप इज नोन एज एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप इज नोन एज डेफिसिट डिमांड जी, डेफिसिट डिमांड. अब बात आ गई कुणाल सर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंट तरह की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल. स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस ज्यादा आते हैं, बूम, रिसेशन, चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी जो जॉब थी अब आप लोग उसके आपके स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आप अनएम्प्लॉयड हो गए. फ्रिक्शनल, बहुत टाइम से आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज और किसी चीज की वजह से. वॉलंटरी, अपनी मर्जी से आप एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग रेट पे काम नहीं करना चाहते, और इनवॉलंटरी की आप लोग काम तो करना चाहते हैं बट आप लोगों को काम मिलता नहीं है जी. अगर आप लोगों के पास कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड आया, जैसे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दोस्तों कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो लोग आते हैं, एक आती है गवर्नमेंट और एक आती है RBI. जब गवर्नमेंट आती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट करती है. और जब RBI कंट्री का आगे दोबारा जो अभी हम मनी एंड बैंकिंग के अंदर पढ़ रहे थे, जो RBI के फंक्शन से, ये आगे दोबारा RBI, और RBI लेके आया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी. जो गवर्नमेंट के पास पॉलिसी है उसके अंदर सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से देखेगी या तो टैक्सेशन से. इसका मतलब जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इट इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी. अगर AD ज्यादा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अगर AD ज्यादा होगा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये दो ही मेथड्स हैं कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के. सिर्फ ये दो मेथड कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए, एक आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक टैक्सेशन. अगर बात करते हैं हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, कुणाल सर आप कंजम्पशन फंक्शन समझा रहे थे, मैं समझा रहा था दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सर कंजम्पशन करी किस में से जाती है, इनकम में से. कुणाल सर इनकम में से खर्च करने की पावर को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है. अगर आप कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया उसको APC बोला जाता है. और कुणाल सर कितना एक्स्ट्रा कमाया, कहां चला गया, कितना कमाया उसमें कितना सेव किया उसको APS बोला जाता है. तो APS क्या हो गया मेरे पास, दैट इज S अपॉन Y, और APC क्या था मेरे पास, दैट इज C अपॉन Y. सर APC कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो ट्रू एंड फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आती है. सर APC कैन बी 1, हां भाई, डिवाइड करने में जब ऊपर नीचे सेम होंगे तो APC 1 होगा. और ऊपर नीचे सेम मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट. तो एट ब्रेक इवन पॉइंट APC सर मेरे पास 1 होगा. सर APC कैन बी लेस देन 1, हां हो सकता है. APC 1 से कम होना मतलब कंजम्पशन, हां जी, कंजम्पशन कम होना और इनकम ज्यादा होना. और सर APC इज मोर देन 1, हां होता है. क्या पता कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम कम हो, बिल्कुल हो सकता है. ये दिक्कत है इंसान की, जितना कमाता है खर्चा हमेशा उससे ज्यादा होता है.
तो एपीसी 1 से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इट कैन नेवर बी जीरो। अरे जीरो होने का मतलब सी जीरो होना, सी तो कभी इनकम जीरो होने पे सी जीरो नहीं होता, सी तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, एपीसी 1 से ऊपर भी जा सकता है। एपीसी जहां माना होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये सारी बातें एक दिन में पेपर से पहले कैसे कर लेते हैं भाई? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है जी आप लोगों के पास कि आप लोग ये चीज कर पाओ, इसलिए पहले से एक बार परफॉर्म करना होता है, देखना होता है जी। क्या हो बेटा, गर्मी लगी? फैन ऑफ करो। कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, आपको याद होगा मैंने बात करी थी कि एडीएस कैसे आता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आता है जब इक्वल हो जाते हैं, रिसोर्स लगाने की बात करते हैं। Keynes put forward a psychological law of consumption according to which as income increases consumption increases but not by as much as the increase in income। कह रहे साइकोलॉजिकल लॉ है, सबके साथ ऐसा होगा। आप पूरी दुनिया के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हो ना, सबके साथ ऐसा होगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, बट एक टाइम आएगा इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि कोई चीज एक जगह परफेक्ट है और एक जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोल रहा था जब आप लोग क्लास 11th में थे कि आप सेविंग्स करो, आप इंडिविजुअल के बारे में बात चल रही थी तो मैं बोल रहा था सेविंग करो, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोलता हूं कि जितना सेव करोगे उतना इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, सेविंग करना पाप है। तो कोई एक सेविंग पैराडॉक्स, कोई एक चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में सही थी बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में गलत है, उसको हम लोग पैराडॉक्स थ्योरी बोलते हैं जी। एपीएस का मतलब होता है एस अपॉन वाई। एपीएस सर कैन नेगेटिव, हाँ भाई, जब एस अपॉन वाई कर रहे हो, जब ऊपर वाली चीज नेगेटिव होगी तो एपीएस नेगेटिव आ जाएगा। और मुझे तो पता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। एपीएस कैन जीरो, सर जितना कमाया सारा खर्च कर दिया तो सेविंग क्या हुई? जीरो। और जब ऊपर वाला सेविंग ही जीरो हुई तो आंसर एपीएस का भी तो जीरो हो गया, जबकि एपीसी कभी जीरो नहीं होता, एपीसी कभी नेगेटिव नहीं होता, एपीएस नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अरे भाई ये मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, आपको कम से कम एक बार पढ़ने के बाद भी सोचना पड़ेगा कि क्या है ये, इसलिए टाइम देकर ये चीजें करनी होती है। एपीएस कैन बी पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है जब सेविंग पॉजिटिव हो जाएंगी मेरे पास। व्हाट इज एमपीएस? कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। तो एमपीसी क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यूज आई करती है 0 से लेकर 1 के बीच में जी, 0 to 1। ना एमपीसी 1 से ऊपर हो सकता है ना 0 से नीचे हो सकता है। मतलब मार्जिनल वाली चीजें ना तो कभी नेगेटिव होती हैं ना कभी 1 से ऊपर जाती हैं। सेम मैटर करता है एमपीएस के साथ जी। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। एक पुअर इंसान होगा उसका एमपीसी ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा माइंड के साथ खेलने वाला क्वेश्चन होता है। हर इंसान सोचता है एमपीसी का मतलब खर्चा, और पुअर का खर्चा ज्यादा कैसे हो सकता है? भाई वो खर्चा नहीं कह रहा, वो एक्स्ट्रा इनकम में से एक्स्ट्रा खर्चा कह रहा है। अगर बाई चांस कभी किसी पुअर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए तो उसके ऑलरेडी इतने पेंडिंग कंजम्पशन खर्चे पड़े होते हैं तो सारे खर्चे कर देता है। अगर किसी रिच ने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए तो वो सेव कर लेता है, उसके कंजम्पशन खर्चे वो पूरे हो रहे होते हैं। तो इसलिए एमपीसी पुअर का ज्यादा होता है और एमपीसी रिच का कम होता है। एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जितना इनकम आपकी बढ़ेगी, जितना आप रिच होते जाओगे, उतना आप एक्स्ट्रा खर्चा कम करते जाओगे जी। जितने आप पुअर हो, आपके ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग्स पड़े हैं खर्चे, तो जितनी इनकम कम होती है उतने खर्चे ज्यादा होते हैं। जितनी इनकम बढ़ती है खर्चे कम होते रहते हैं भाई, क्योंकि वो बड़ी स्टेज है जी। एंड इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। एमपीएस सर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और सर सम यही सेम सर, ये भी सर 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, 1 से ऊपर नहीं जाता, ना कभी नेगेटिव होता है। सर जैसे आपने बताया था एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी को कुणाल सर सी प्लस आई बोलते हैं, सी को कुणाल सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और आपने बताया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन। कुणाल सर जो जीरो लेवल पे इनकम होती है ना, जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को इंडिकेट करते हैं सी बार से। और आगे क्या बोल रहे थे? एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब इनकम में भी चेंज आ रहा है और कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं कुणाल सर एमपीसी। और कंजम्पशन में चेंज आ क्यों रहा है? क्योंकि इनकम में चेंज आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय वाई। कुणाल सर इसको कंजम्पशन फंक्शन बोला जाता है। अब इस कंजम्पशन फंक्शन को आप डिनोट जैसे मर्जी कर लो। आपने सी बार को यहां ए बोल दिया, एमपीसी को यहां बी बोल दिया, वाई को वाई रखा, तो ये जो ए है ये सी बार है, मतलब ये वो खर्चा है जो तब हुआ था जब इनकम नहीं थी। बी एमपीसी है, मतलब ये वो खर्चे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी मेरे खर्चे भी बढ़ रहे थे, ये वो खर्चे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर।
ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूस एक्सपेंडिचर। जैसे आप कंजम्पशन का फंक्शन बता रहे थे, सेविंग का फंक्शन भी तो है कुणाल सर। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, और जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो सेविंग होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग हमेशा माइनस होगी, तो उसको बोलेंगे S इज इक्वल टू S बार, या फिर बोलेंगे माइनस C बार। एक ही बात है। अगर C बार 20 है तो S बार माइनस 20, C बार 50 है तो S बार माइनस 50, तो S बार प्लस MPS इंटू वाई। जैसे मैंने अभी कंजम्पशन का फंक्शन निकाला था, ऐसे मेरे पास सेविंग का भी फंक्शन है जी। MPC इज अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन। अब ये बात कैसे समझाओगे इनको? ये है सर कंजम्पशन, ये आपने कंजम्पशन बनाया था एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, है ना। मैं इनकम हटा देता हूं, ये है सर कंजम्पशन। कह रहे कंजम्पशन का स्लोप, मैंने एक सेकेंड, स्लोप निकालने के लिए कोई 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में 2 चीजों में स्लोप निकलता है। अब आप स्लोप निकालोगे तो जैसे ये मेरे पास 10 20 हो गया, ये मेरे पास 3 और 6 हो गया, 1 3 6 हो गया। अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकालने के लिए चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस आता है। वाई एक्सिस में क्या है? कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या? आउटपुट इनकम। और डेल्टा सी डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं? एमपीसी स्लोप होता है कंजम्पशन फंक्शन का, कंजम्पशन कर्व का, एमपीसी। जबकि एमपीएस स्लोप होता है जी सेविंग का, जी सेविंग का। ये रहा मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट जो बता रहा था। और इस ब्रेक इवन पॉइंट पे कुणाल सर इनकम कितनी होती है? इस ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरे पास इनकम 0 होती है जी, सेविंग 0 होती है। दोबारा लास्ट टाइम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन, एट दिस लेवल सेविंग्स आर नेगेटिव। As income increases, consumption also increases. As income increases, savings also increases. But increase in income is more than increase in saving. जहां पे APC 1 होता है वहां पर सर सेविंग 0 होती है, मतलब यहां पर मेरे पास APS 0 होता है। तो जिस पॉइंट पर APC 1 है उस पॉइंट पर APS 0 है। यहां पर इस पॉइंट के इस तरफ मेरे पास APC होता क्या है कुणाल सर? C/Y। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब कि APC 1 से ज्यादा है यहां पर, और यहां पर APC 1 से कम आएगा। ये सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ एक बार जब तक सोचते हैं, मैं अभी 2-3 बार यहीं पे बता चुका हूं जी आप लोगों को। सर आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ली थी? मैंने बोला हाँ। मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा सर? मैं नहीं आ रहा कोई चेंज। अगर चेंज आएगा तो क्या होगा सर? अगर कंट्री की इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा ना तो कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी चेंज हो जाएगी। सर इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ती है। दैट मींस देयर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। There is change in equilibrium level of national income due to change in investment, उसको कुणाल सर K बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर ये रहा सर मेरे पास AS, ये रहा सर मेरे पास AD, सब बढ़िया चल रहा था, ये रहा इक्विलिब्रियम, सब बढ़िया था। बट आप दोबारा बोल रहे हो कंट्री की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ी सर C+I था ना, डेल्टा I भी कर दिया। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ी कर्व एकदम उसके पैरेलल आ गया। अब यहां जब कैसे कर्व पैरेलल आया, नया इक्विलिब्रियम यहां आ गया। तो पहला इक्विलिब्रियम ये था, आहा ये 200 होगा, अब यहां आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम बढ़ गया। दैट मींस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ जाना, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट मेजर्स द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो वी हैव नोटेड दैट अगर इनकम इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 20 से बढ़ी है बट कंट्री की इनकम 20 से नहीं बढ़ेगी, पता नहीं कितने गुना ज्यादा से बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी डेल्टा I 100 से, और कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ गई 500 से। डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I होता है 500 अपॉन 100, इसको बोलते हैं 5 गुना, 5 टाइम्स। कैसे एस्टिमेट करा जाता है सर? सर K को डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला है, सर, दैट K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। अगर MPC के साथ K की बात करूं तो एक और फॉर्मूला आता है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और MPS की बात करूं तो K इज इक्वल टू 1/MPS।
तो के के साथ मेरे पास 3 फॉर्मूला हो गए, दैट के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस एंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी सर। तो सर अगर हमारे पास वर्किंग आ गई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, आपकी हमें बात समझ आ गई, आप कह रहे हो कि अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, मुझे बात समझ आ गई, बट करके दिखाओ। तो मान लो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी 100 से, अब किसी ने खर्चा किया है तो ऑब्वियसली बात है किसी की तो इनकम होगी, तो उसकी इनकम 100 से बढ़ गई जी। जैसे 100 से इनकम बढ़ी, उसने खर्च किया, कंट्री में एमपी से चल रहा है 0.80, जिसका मतलब होता है इंसान अपनी इनकम का 80% पार्ट खर्च कर देगा। तो जब किसी की इनकम 100 हुई थी, उसने खर्च कर दिया 80, तो सेव कितना किया होगा कुणाल सर? उसने सेव कर लिया होगा 20। अब सर जब उसने खर्च 80 किया तो किसी और की इनकम 80 होगी, तो उसने खर्च कितना किया होगा? 80 का भी 80%, मतलब 64। बाकी सर 16 सर सेव कर लिया। ऐसे करते करते सर आप देख रहे हो अब ये खर्चा कर रहा है, फिर और ये खर्चा। सर इसका मतलब एक बात कंफर्म्ड है, ऑलराउंड है ये, तो ये बात कंफर्म्ड है कुणाल सर कि राउंड टू राउंड बढ़ते रहेंगे। मैं इकट्ठे कैसे निकालूं? इकट्ठे निकालने का एक ही तरीका, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी था, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.80 कर दिया, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.20 हो गया, मतलब k की वैल्यू 5 गुना हो गई। 5 टाइम्स का मतलब हो गया कंट्री में जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी उसका 5 गुना कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा वाई मेरे पास 500 आ जाएगा। हाँ आ गया। और ये पैसा सेविंग डेल्टा एस मेरे पास 100 आ जाएगा, जितना से राउंड शुरू हुआ था उतना ही पैसा सेव हो जाएगा। तो सर जब डेल्टा वाई 500 है, डेल्टा वाई 500 आ गया, डेल्टा आई आपके पास कुणाल सर 100 आ गया, मतलब आए 500 थे उसमें 100 इन्वेस्ट कर दिए, तो डेल्टा सी कितना हुआ? डेल्टा सी हो गया कुणाल सर 400। ये रहा सर, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, और इसी को राउंड्स में लिखना आता है जी, राउंड्स में लिखते हैं। एक अभी आपने मनी एंड बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था, एक इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हो। ये मल्टीप्लायर प्रोसेस दोनों में से किसी एक चैप्टर में तो आने ही आने हैं जी। सर ऑल फॉर्मूलाज, सर एडी is equals to C plus I, AS is equals to C plus S, AD is equals to AS, C plus I is equals to C plus S, I is equals to S, AS is equals to Y, APC is equals to C upon Y, APS is equals to S upon Y, APC plus APS is equals to 1, MPC is equals to delta C upon delta Y, MPS is equals to delta S upon delta Y, MPC plus MPS is equals to 1, C is equals to C bar plus MPC into Y, S is equals to S bar plus MPS into Y, K is equals to delta Y upon delta I, K is equals to 1 upon 1 minus MPC, K is equals to 1 upon MPS. All formulas of income and employment. ये सारे मेरे पास फॉर्मूलाज हैं बच्चों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, जो आप किसी भी तरीके से किसी मेथड में यूज कर सकते हो, कुछ नया नहीं है। आपको मेरे सामने ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार दिया हुआ है 500, एमपीसी दी 0.8, इन्वेस्टमेंट दिया है 50, नेशनल इनकम निकालना है। शुरू करना चाहिए एडी इज इक्वल्स टू एएस से। आपके पास एडी क्या होता है सर? एडी है मेरे पास सी प्लस आई, एएस को क्या बोलते हैं? वाई। सर सी को क्या बोलते हैं? सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। सी बार गिवन है सर, ये रहा -100 नहीं 100, एमपीसी 0.80 वाई प्लस आई 50 इज इक्वल्स टू वाई, 100 प्लस 50 150 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 0.80 वाई, तो 150 इज इक्वल्स टू 0.20 वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 0.20, वाई आ जाएगा जी कंट्री की नेशनल इनकम आप लोगों के सामने आ जाएगी। नेक्स्ट सर मेरे पास दिया हुआ कंजम्पशन फंक्शन, ये रहा, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 दिया हुआ सर, इक्विलिब्रियम सेम क्वेश्चन सर, C प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई, इसको एडी बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं।
सी सर 100 प्लस 0.75 वाई, आई सर 1000 इज इक्वल्स टू वाई सर 1100 इज इक्वल्स टू 0.25 वाई, वाई इज इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाय 0.25 आ जाएगा भाई। सेम क्वेश्चन सर, बट एस का है सर, एस दिया हुआ है सर और आई दिया हुआ है, ये तो और इजी है सर, आपको तो पता ही है एस इज इक्वल्स टू आई होता है। एस दिया हुआ है सर मुझे -100 प्लस 0.6 वाई और आई है सर मेरे पास 1100, निकाल लूंगा सर वाई। कंजम्पशन सर अब ऑब्वियसली बात है सर, जब मेरा वाई आ जाएगा, कितना वाई आएगा जब थोड़ा एक्सपेक्ट करके बताओ, 0.6 वाई इज इक्वल्स टू 1000, तो y इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 0.6 कितना आ जाएगा y? अच्छा, तो आप लोग जब इसमें से y निकाल लेंगे, y आ जाएगा, y इसमें डाल देना, s भी आ जाएगा पूरा, y आ जाएगा, y इसमें डाल देना, s आ जाएगा, y आ गया, सेविंग आ गई, जो बचा हुआ पैसा होगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इन एन इकोनॉमी 75% इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, 75% खर्चा हो जाता है कंजम्पशन पे, अर्थात एमपीसी है मेरे पास 0.75 एंड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा आई मेरे पास है 1000, ये मैंने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय, कैलकुलेट डेल्टा वाई एंड कैलकुलेट डेल्टा सी। जब ऐसे क्वेश्चन देखूं तो समझ आना चाहिए कि मल्टीप्लायर की बात हो रही है, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75, 1/0.25, तो k की वैल्यू होगी 4 गुना, तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी होता है जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k की वैल्यू आई है 4, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई आई है 1000, मल्टीप्लाई कर, डेल्टा वाई तेरे पास आ गया 4000। जब कंट्री में डेल्टा वाई 4000 है, उसमें से 1000 अगर इन्वेस्ट कर दिए तो डेल्टा सी अपने आप आ जाएगा 3000 जी, खत्म क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से आते हैं, एक दिन में नहीं आ सकते। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स इंक्रीज इन, मतलब के की वैल्यू दी हुई है 5। किसी को पता ही नहीं होगा इन्वेस्टर मल्टीप्लाई की डेफिनेशन क्या है, यहां पे क्लियरली बताया के की वैल्यू 5 और कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एमपीसी निकाल, अरे भाई के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, के की वैल्यू 5 गिवन है, एमपीसी आ जाएगा जी। तो ये मेरे पास चैप्टर है बच्चे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर कंजम्पशन के फंक्शन, सेविंग के फंक्शन, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, एडीएस अप्रोच, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड एंड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थैंक यू। हमारे पास बजट चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट, और अगर बजट के बारे में डिस्कस करें सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। डैट बजट के सिर्फ हम लोग 2 पार्ट्स के बारे में ध्यान देते हैं, दैट इज रिसीट्स, हम बात करते हैं रिसीट्स की, और बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर की जी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, एंड एक्सपेंडिचर आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज capital expenditure and revenue expenditure. There are 2 types of receipts, revenue receipts and capital receipts, and there are 2 types of expenditure, capital expenditure and revenue. इन चारों को समझने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है या तो assets की, या तो इन चारों को समझने के लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है liabilities की जी, assets and liabilities। सबसे पहले बजट बनाया क्यों जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव। बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट but it's reflection of government policies and set of objective that the government seeks to achieve over the time। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन बताती है, फ्यूचर के लिए बजट बनाया जाता है कि गवर्नमेंट क्या अपकमिंग पॉलिसीज लेकर आने चाहती है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले है दैट इज मैनेजिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं पीएसयूज के बारे में। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जो कंट्री के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मैनेज करती हैं, उसके लिए पैसा बजट के थ्रू ही जाता है, और अगर उस पीएसयूज में कोई प्रॉफिट होता है तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट में बजट के थ्रू ही वापस आता है जी। तो बजट के थ्रू ही पीएसयूज मैनेज हो रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
आप सब बच्चों को मैंने अभी बताया दैट एडी इज मोर देन एएस या फिर एडी इज लेस देन एएस। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो इन्फ्लेशन है स्टेबल नहीं है, डिफ्लेशन है स्टेबल नहीं है। एडी कम करना है तो गवर्नमेंट अब बजट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, एडी कम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडी बढ़ाना है तो गवर्नमेंट बजट के अंदर अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, तो एडी बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब गवर्नमेंट बजट के थ्रू एडी इज इक्वल्स टू एएस लाने की कोशिश करती है, जिसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है इनकम इनइक्वालिटीज को ठीक करना। रिच के पास पुअर के पास जो फंड्स हैं, जो रिच के पास है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना, तो उन चीजों के ऊपर टैक्स लगा देना जो एग्जैक्टली वही वो लोग यूज करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कुछ इस तरीके से बिल्ड किए गए हैं जो कि जिनके पास पैसा हो उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है और वही पैसा यूज किया जाए पुअर के लिए। इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट है मेरे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट या तो खुद ऐसी चीजें प्रोड्यूस करे जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करना नहीं चाहता, इस तरीके से गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई चीज डिस्करेज हो जाए, प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, या फिर गवर्नमेंट चाहती है खादी प्रोडक्ट्स के डिमांड और बढ़े तो गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिडीज देना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं बच्चे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है। तो ये मेरे पास कुछ अभी स्टार्टिंग की 4 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट रिसीट्स के अंदर भी 2 तरह की रिसीट्स आती हैं, एक आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स है और एक आपके पास कैपिटल रिसीट्स। जो रेवेन्यू रिसीट्स है, पैसा आना, वो भी 2 जगह से आता है। रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पे करने का इंसिडेंस जिसके ऊपर हो और पे भी वही करे तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इंसिडेंस किसी और के ऊपर और पे कोई और कर रहा है तो वो मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों के पास जीएसटी। नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा फ्री का पैसा। सर रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिसके आने से ना तो कोई गवर्नमेंट का एसेट कम होता है और ना कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। ना कोई एसेट कम हो रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे रिसीट्स वो 2 जगह से आते हैं, एक टैक्स से और एक नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स से सर फाइन, फीस, एस्चीट्स, डोनेशंस, इनकम फ्रॉम पीएसयूज और इंटरेस्ट, ये सब कुछ सर हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स है। मतलब ये वो रिसीट्स है जिसके आने से ना तो कोई एसेट मेरा कम हुआ ना मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ी। नेक्स्ट सर मेरे पास कैपिटल रिसीट्स। सर आ तो ये भी रही हैं, ये रिसीट्स भी आ रही हैं, बट इस रिसीट्स के आने से कुणाल सर या तो एसेट्स कम होते हैं या तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं। एसेट कम होते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है, या तो एसेट कम होता है या तो लायबिलिटी बढ़ती है। सर वो मेरे पास कैपिटल रिसीट्स हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है रिकवरी ऑफ लोन। मैंने किसी को लोन दिया था, लोन उसने वापस कर दिया, वेरी गुड, मेरा पैसा था मुझे वापस मिल गया। बट जिसको लोन देते हैं वो एसेट बन जाता है हमारा, जिससे पैसा लेना होता है वो एसेट बन जाता है। उसने मुझे पैसा दे दिया तो मेरा एसेट क्या हो गया, मेरा एसेट कम हो गया। और जब मेरा एसेट कम हो गया, एसेट कम होकर या लायबिलिटी को इंक्रीज कर कर जो आती हैं चीजें वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, मेरा एक एसेट था वो मैंने बेच दिया। गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की पीएसयू अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर को डिसइन्वेस्ट कर देती है, तो पैसा आया एसेट को बेचकर, कैपिटल रिसीट्स। बोरोइंग, मैंने बोरो कर लिया, लायबिलिटीज बढ़ी, कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स के मेनली 3 एग्जांपल हैं, एक है रिकवरी ऑफ लोन, एक है मेरे पास डिसइन्वेस्टमेंट और एक है मेरे पास बोरोइंग। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफरेंस बिट। पहले अभी हम रिसीट्स पे ही हैं और अभी हमने 2 तरह की रिसीट्स पढ़ी हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर रिड्यूसेस एनी एसेट्स नॉर क्रिएट एनी लायबिलिटी, और कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स है व्हिच आइदर रिड्यूसेस एसेट्स और क्रिएट लायबिलिटी। जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर इट इज लाइड ऑन द इनकम, और सर ये लगता है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। सर इट इज पेड डायरेक्टली बाय अ पर्सन, जिसके ऊपर लायबिलिटी है वही पे कर रहा है। सर इट इज पेड बाय 1 पर्सन बट ही रिकवर्स द सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर, लायबिलिटी किसी और की है, पे कोई और कर रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज पेड आफ्टर द इनकम रिचेज इन द हैंड्स ऑफ द पेयर, मेरे पास जब पैसा आ जाएगा ना उसमें से देना है, ये मैंने पैसा देते वक्त दे देना है। ये डिफरेंस है भाई। टैक्स डिफिकल्ट, टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, इसकी कलेक्शन थोड़ी इजी है, खर्चा करोगे रिफ्लेक्शन मिलेगी, रिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा, बेचने वाला खरीदने वाला कहीं ना कहीं से तो पकड़ा जाएगा ही यार। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसका एग्जाम्पल मेरे पास जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी कई बार डायरेक्टली 3-3, 4-4 मार्क्स में आपके बोर्ड्स में आया होगा जी। आप बात करते हैं रिसीट्स की, सर 2 तरह की रिसीट्स थी मेरे पास, एक मेरे पास रेवेन्यू रिसीट्स थी, एक कैपिटल।
सर रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स है जिसके आने से ना तो कोई एसेट कम होता ना कोई लायबिलिटी बढ़ती है, आने से एसेट भी कम होता है लायबिलिटी बढ़ती है, क्रिएट्स एंड हो गया। सर ये रेकरिंग है, ये बार बार होता है, गवर्नमेंट के पास हर दिन हर साल टैक्स आएगा ही आएगा। और ये वाले जो है फीस फाइन्स एस्टीट्स, ये सर करोगे, सॉरी एस्टीट्स नहीं कैपिटल रिसीट्स हैं, देश इन्वेस्ट करोगे, अपनी कोई चीजें बेचोगे, कोई पैसों की जरूरत जब होगी ये तभी होगा, ये तो होते रहता है, ये रेकरिंग है। और सर ये हमारे पास नॉन रेकरिंग है, ये होता रहता है सर। सर इसके एग्जांपल्स गिवन है, इसके एग्जांपल्स गिवन है सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगे सर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट इससे ना तो कोई एसेट बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। अरे खर्चा करके आ रहा हूं बट ना कोई एसेट बढ़ रहा है ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। ये खर्चा हमारे वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज के ऊपर ये खर्चा होता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चा गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा। और मुझे लगता है इसी खर्चे की वजह से हमारी कंट्री का जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट आ जाता है, सिर्फ इसी खर्चे की वजह से। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब नाम ही कैपिटल दे दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके करने से या तो एसेट बढ़ता है, या तो एसेट बढ़ता है, या कुणाल सर लाइबिलिटीज कम होती है। एसेट बढ़ता भी तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा हो गया, ये अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ क्योंकि ना तो एसेट बढ़ा ना लायबिलिटी कम हुई, बट हाँ कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जी। तो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच डोंट लीड्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स। हाँ ठीक है, इट क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। ये बार बार करना पड़ता है भाई वेलफेयर पे खर्चा, ये थोड़ी एक बार करते छोड़ दिया। ये भाई कभी कभी डिफेंस के गुड्स ले रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग, हाँ ये कभी कभी होता है, ये बार बार होता है, रेकरिंग नॉन रेकरिंग याद रखना जी। दीज आर इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग, गवर्नमेंट को चलना है ना अगर तो ये खर्चे करने पड़ेंगे। दीज आर इंकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ये जब कोई पर्पस होगा सिर्फ तभी करेंगे ऐसा खर्चे, यहां पे करने पड़ेंगे। ये इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जी। सर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। सर अगर हमारे पास बजट के बारे में बात करें, आपने बजट की मुझे दो चीजें बताई थी, एक रिसीट्स बताया और एक एक्सपेंडिचर बताया है। रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आना और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। सर जब कभी भी पैसा आए और जाए सेम तो उसे कहते हैं सर बैलेंस बजट। जब पैसा आए ज्यादा और जाए कम तो उसे कहते हैं कुणाल सर सरप्लस बजट। और हमारी कंट्री में हमेशा आता है डेफिसिट बजट, मतलब कि पैसा जो आया है वो कम है और जो खर्चा किया है वो ज्यादा है जी। तो डेफिसिट बजट इसका मतलब है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ग्रेटर है किससे, एस्टिमेटेड रिसीट से। बट सर जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है तभी बजट आ गया डेफिसिट। ज्यादा है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तभी बजट आ गया डेफिसिट। बट कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कौन सी रिसीट्स कम है यह पता करने के लिए हम डेफिसिट्स को भी तीन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मेरे पास आ जाता है बच्चे रेवेन्यू डेफिसिट, एक मेरे पास आ जाता है बच्चे फिस्कल डेफिसिट, और एक मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट्स प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सर जो मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू, सर डेफिसिट है ना, सर डेफिसिट का मतलब होता है कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसीट्स कम हो, जब कभी भी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट्स कम हो तो आ गया डेफिसिट। आगे लगा हुआ है सर रेवेन्यू, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सर ये मेरे पास हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। सर ये रहा सर रेवेन्यू डेफिसिट। सर रेवेन्यू डेफिसिट सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सर इससे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा था जो करने से ना तो मेरा कोई एसेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेमतलब खर्चा। और रेवेन्यू रिसीट्स मेरे पास वो रिसीट्स थी जिसके आने से ना तो कोई एसेट मेरे पास बढ़ रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है, ना कम हो रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रही है। ये मेरा बेमतलब का खर्चा, ये हमारी फ्री वाली इनकम। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ गया मतलब मेरा बेमतलब का खर्चा ज्यादा, फ्री वाली इनकम कम है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका बेमतलब का खर्चा फ्री वाली इनकम से पूरा हो जाए, मतलब हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका रेवेन्यू बजट बैलेंस आ जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू सीट सेम सेम हो जाए, जो बेमतलब खर्चा फ्री से आ जाए। बट अगर ये नहीं हो पा रहा, ओ माय गॉड, तो क्या शो हो रहा है सर, शो हो रहा है कि गवर्नमेंट है ना वो ज्यादा खर्चे कर रही है। गवर्नमेंट को वार्निंग मिल रहा है, गिविंग अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट कि ये गवर्नमेंट या तो तू अपने खर्चे कम कर ले या गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा दे। लेस डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पीपल टू पे टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास एक ही सिचुएशन बचती है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर ले।
इससे शो होती है गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज, इससे शो होता है कि गवर्नमेंट सेविंग नहीं कर रही, गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है अगर कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। तो दोबारा बोल रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट मेरे पास सर फिस्कल डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? सर अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर ले लूं जो कि मेरा 500 है सर इसमें से मैं हमेशा चाहूंगा कि ये सारा खर्चा मेरा फ्री वाली इनकम से पूरा हो जाए। सर फ्री वाली इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो सर सबसे पहले मैंने रेवेन्यू रिसीट्स माइनस करी सर, वो माइनस हुई 300। अभी भी सर 200 रुपए रह गए। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो कैपिटल रिसीट्स ही ऑप्शन बचा है। और कैपिटल रिसीट्स को ना सर मेरे पास दो जगह से आता है, या तो एसेट्स को बेचूं या लायबिलिटी क्रिएट करूं। तो पहला काम करना होता है, लायबिलिटी क्रिएट करने से पहले अच्छी बात होती है एसेट बेच दे, कम से कम उधार क्रिएट तो नहीं होगा। तो एसेट बेच दे, उधार क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट, नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट। मतलब मैंने ऐसा पैसा लेके आया हूं जिससे मेरा उधार क्रिएट नहीं हुआ, और सर वो मेरे पास है मान लो 150। अभी भी सर 50 रह गए, अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो पैसा मुझे बोरो ही करना पड़ेगा। उस बोरोइंग को ही बोलते हैं जी फिस्कल डेफिसिट 50। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट। मतलब 500 में से ये करा 50 मुझे अब बोरो करना पड़ेगा। सर आपने सारा एक्सपेंडिचर सारी रिसीट्स ले ही ली एक रिसीट को छोड़कर, तभी फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला हम लोग और मेंशन कर देते हैं। फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला हम लोग और मेंशन कर देते हैं, वो मेरे पास आता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग, हाँ जी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये मेरे पास आया था जी फिस्कल डेफिसिट। तो अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट चल रहा हो कुणाल सर, मतलब कंट्री को अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए किसी और कंट्री से बोरो करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है इट कॉजेज इन्फ्लेशन। पैसा बोरो करेंगे, जब पैसा बोरो करे कंट्री में आएगा तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब कंट्री मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो कंट्री के अंदर आ जाएगी जी इन्फ्लेशन। इट कॉजेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। अगर मैं किसी और कंट्री से लोन ले रहा हूं, किसी और कंट्री से पैसा ले रहा हूं, तो मेरा उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। उधार ले रहा हूं ना, और पैसा ले रहा हूं, फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट भी देना है। इसका मतलब मैं एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगा, मेरी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने का बर्डन आ जाएगा। इतना बड़ा इंप्लीकेशन होती है फिस्कल डेफिसिट की। इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज इंक्रीज इन बोरोइंग, अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट। फिर उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर लोन ले लूंगा, डेट ट्रैप में फंस जाऊंगा जी, एक डेट ट्रैप के अंदर। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट। सर जो मैंने बोरो किया था 50, कसम से बता रहा हूं 50 मुझे इस साल बोरो इसलिए करना पड़ा क्योंकि 10 तो पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट था। मतलब इस साल का एग्जैक्ट डेफिसिट कितना था? 40। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। मैंने फिस्कल लिया था 50, उसमें से मैं लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 10, तो इस साल का डेफिसिट कितना है? 40। तो मुझे गलत मत समझना कि मेरा इस साल का डेफिसिट 50 है। फिस्कल से बताता है कि इस साल का डेफिसिट कितना है, बट इस साल में डेफिसिट की वजह कुछ और भी थी, तो एग्जैक्ट डेफिसिट कितना है उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग जी। सर ये गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करती है, जैसे कैपिटल गुड्स ले रही है गवर्नमेंट, सर वो कौन से गुड्स होते हैं? वो पब्लिक गुड्स होते हैं जिसमें कोई भी यूज के लिए मना नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स आर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट हाउस। किसी को ज्यादा, कोई ज्यादा यूज करेगा, कोई कम यूज करेगा। तूने टैक्स नहीं दिया, तू पार्क यूज मत करियो, नहीं ऐसा नहीं होता जी, वो पब्लिक गुड है। फ्लड कंट्रोल सिस्टम, नॉलेज, fresh air, national security, official statistics. The public good is different from the consumer goods, common in goods. That common goods that are non-excludable tends to non-rivalrous. तो public goods होते हैं non-rivalrous. तू ज्यादा यूज कर लेगा तो मैं तेरा दुश्मन नहीं बन जाऊंगा। सारे जितना मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हैं, पार्क को, रोड्स को, इंफ्रा को, एजुकेशन को, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पब्लिक गुड्स।
Public goods are things that we all share and consume. They are things that are available free at the point of use to everybody. पब्लिक गुड के टाइप्स हैं बच्चे, कुछ नॉन एक्सक्लूबल है, कुछ नॉन रेवलेस है. ये फीचर है जो पब्लिक गुड्स के जी. और ये मेरे पास एग्जांपल्स है पब्लिक गुड्स के जी. एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. कोई भी यूज कर सकता है, अनलिमिटेड यूज कर सकता है जी. आपके पास आ गया रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिस्कल निकालो और प्राइमरी डेफिसिट निकालो जी. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू सीट्स माइनस कर दूंगा, ये ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा रेवेन्यू सीट्स, मेरे पास आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट. सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कुणाल सर बोरोइंग. तो सर ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड करूंगा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा सर. हाँ जी, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स ये रही सर, और माइनस नॉन डेट, ऐसा कैपिटल रिसीट का पैसा जो अदर देन बोरिंग था, ये रहा सर नॉन डेट. अब ये कौन पहचानेगा उस वक्त? अगर 2-3 बार क्वेश्चन होते ही इसके 8-10 टोटल, पूरी बुक में 8-10 क्वेश्चन होते हैं. एक बार कर लोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी जब बोर्ड से पेपर दे रहे होंगे जी. एक और फॉर्मूला आप लोगों के क्वेश्चन है, फाइंड बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी 15,000. ये मेरे पास बोरिंग गिवन है विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. ये बोरिंग मेरी 25% है प्राइमरी डेफिसिट की. एस्टिमेट करो इसको फास्ट, जल्दी. नोटबुक निकाल जल्दी. अगर ये 25% है तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ? 25, 15, 15, 30, हाँ 60 हो गया. तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट हो गया 60,000. इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 15,000. निकालना क्या है? फिस्कल. तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन. तो ये कितना है? 60,000. ये ले लिया एक्स माइनस. थैंक यू सो मच गाइस, हो गया. ये मेरे पास चैप्टर है बच्चे गवर्नमेंट बजट. थैंक यू.